हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। आप सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है और हमारे पास इतने संसाधन अवेलेबल हैं नहीं, बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ में मैं ये पहला वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा। आज हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो दोस्तों डीएनए क्या होता है हमारा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो हमारा डीएनए होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? डीएनए आप लोग जानते हो कि जो हेरिडिटी करेक्टर है हमारे, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उनको ट्रांसमिट करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करना और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करना, वो हमारा क्या है? डीएनए है। ठीक है। तो डीएनए ही हमारा जेनेटिक मेकअप बनाता है। क्या बनाता है? जो हमारा जेनेटिक मेकअप बनाता हो कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा हेयर कलर कैसा है, हमारा स्किन का कलर कैसा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है डीएनए पे। तो डीएनए को किसने डिस्कवर किया? इसकी फाउंडेशन सबसे पहले दोस्तों रखी थी फ्रेडरिच मिशन ने। किसने रखी थी दोस्तों? फ्रेडरिच मिशन ने 1869 के अंदर एक पस सेल थी। क्या थी दोस्तों? पस सेल थी, जिसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। एक डिस्कार्डेड सर्जिकल जो ब्लेड थी, उससे जो फ्रेडरिच मिशन ने ये सेल निकाली थी और इसमें से जो डिस्कवर किया था डीएनए को, उसको नाम इसने जो दिया था न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। बाद में इसी न्यूक्लियन को बोला गया दोस्तों न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला गया? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डीएनए और एक होता है हमारा आरएनए। तो इसी डीएनए के ऊपर चर्चा करते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसी कड़ी में मैं आपको दो तीन साइंटिस्टों के और नाम जोड़ता हूँ। एक है हमारे जेम्स वॉटसन, दूसरे हैं हमारे फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों साइंटिस्टों को श्रेय जाता है डीएनए की स्ट्रक्चर का पता लगाने का। डीएनए डिस्कवरी का तो जाता है हमारे फ्रेडरिच मिशन को, और जो स्ट्रक्चर है उसका श्रेय जाता है इन दोनों साइंटिस्ट को। लेकिन इन्होंने एक क्या यूज किया था? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी का जो डेटा है वो यूज किया था। ये किसने दिया था एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी? ये दो साइंटिस्ट थे। एक तो था हमारा मॉरिस विल्किंस। क्या था दोस्तों? मॉरिस विल्किंस। दूसरा था हमारा रोजालिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। इन दोनों साइंटिस्टों के डेटा को यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल स्ट्रक्चर जो होती है, डबल हेलिक्स, उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाया। इन तीनों साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला 1962 के अंदर। नोबेल प्राइज मिला। एक साइंटिस्ट को नहीं मिला, रोजालिन फ्रैंकलिन को, क्योंकि इनकी जो है डेथ हो गई थी कैंसर से। किससे हो गई थी? कैंसर से। 38 साल की उम्र में इनकी जो है डेथ हो गई थी, इसलिए इनको जो है अवार्ड नहीं मिला। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। कब दिया था इन्होंने स्ट्रक्चर? 1953 के अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर का पता लगाया था इन दोनों साइंटिस्टों ने। तो ये तो होगी हमारी, तो ये तो दोस्तों ये तो होगी डिस्कवरी की बात। अब हम पता करते हैं कि डीएनए क्या है हमारा। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है हमारा डीएनए। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि आप एक रूम में बैठे हो, तो जो रूम की वॉल है, दीवार है, वो किससे बनती है दोस्तों? वो बनती है
ईंटों से, ब्रिक से। तो जो ईंट है, जो ब्रिक्स है, वो हमारे क्या हो गए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और जो ईंटें आपस में जुड़ के क्या बना लेती है, पूरी की पूरी दीवार बना लेती है, उसी तरीके से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है, आपके आपस में जुड़ के एक पूरा का पूरा डीएनए बना लेते हैं। ये हमारा पॉलीमर है और ये जो है हमारा मोनोमर है। तो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ के क्या बना लेती है, पॉलीमर यूनिट बना लेती है। इनकेस आप देखते हो कार्बोहाइड्रेट की केस में ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं। प्रोटीन की केस में देखते हैं हम, तो हम देखते हैं अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। एक खास बात और है दोस्तों, जब ये मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है और एक पॉलीमर यूनिट बनाती है, तो एक खास तरह का एक सीमेंटिंग मटेरियल जो है यूज होता है। जिस तरीके से हम दीवारों में देखते हैं, जो दीवार होती है हमारी, ईंटें आपस में जोड़ने के लिए हम एक सीमेंटिंग मटेरियल यूज लेते हैं, सीमेंट यूज लेते हैं। उसी तरीके से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने के लिए क्या होता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वो सीमेंटिंग मटेरियल है जो आपस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, और वो जुड़ जुड़ के आपस में क्या बना लेते हैं, हमारा डीएनए बना लेते हैं। इनकेस हम देखते हैं, जो प्रोटीन की केस में देखते हैं, अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और प्रोटीन बना लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो ये तो होगी बात। तो हमें एक चीज पता चल गई है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड की अब हम बातें करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ दोस्तों तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन की शुगर होती है। कौन सी होती है दोस्तों, राइबोस शुगर होती है। इस केस में डीएनए केस में डीऑक्सी होती है, और आरएनए की केस में राइबोस शुगर होती है। तो ये एक मोनोसेकेराइड है, याद रखिएगा। फिर दूसरा चीज है जिससे मिलके बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड, वो है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या होते हैं, ये एक एरोमेटिक हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी एक बेस होता है, बेस आपको पता है प्यूरीन, पैरिमिडीन, तो उसमें से कोई भी एक केस जो है बेस होगा और उस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए। तीसरा कंपोनेंट है यहाँ पे फॉस्फेट, H3PO4। तो इन तीनों चीजों से मिलके क्या बन रहा है दोस्तों, एक न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है, बन रहा है। और एक न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, हमारा डीएनए बना रहे हैं। एक गौर करने वाली बात और है दोस्तों कि जब हम पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये दो चीजें आपस में जुड़ती है तो क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे एस हो गया, और जब ये तीनों चीजें, इसमें एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूक्लियोसाइड से हमें कुछ ज्यादा लेना नहीं है, न्यूक्लियोटाइड ही हमारे काम आएगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं पहले कि न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं होता, या फिर न्यूक्लियोटाइड में ऐसा क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ज्यादा होता है, इसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इन कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पेंटोज शुगर कैसी होती है, नाइट्रोजन बेस कैसा होता है, और फॉस्फेट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज दोस्तों मतलब 5 कार्बन की शुगर। कौन सी होती है, डीएनए के केस में ये होती है हमारे पास में डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, और आरएनए के केस में होती है हमारे पास में राइबोज शुगर। ये किसके केस में होती है, डीएनए, और ये किसके केस में होती है, आरएनए की केस के अंदर। अब ऐसा क्या है
इसमें नाम में देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, डीऑक्सी। डीऑक्सी, डी का मतलब होता है दोस्तों अब्सेंट या हटाना, रिमूव करना। तो डी का मतलब ये, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन को आपने हटा दिया है इस राइबोज में से। और यहाँ पे देखिए राइबोज, यहाँ पे सीधा का सीधा राइबोज है, कोई भी ऑक्सीजन हमने यहाँ पे नहीं हटाया है। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर मतलब एक ऑक्सीजन हटाया हुआ है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये ऑक्सीजन है, और ये जो कोने हैं आपके, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम। OH, H, 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 OH, H, CH2OH। देखिए दोस्तों, कार्बन के कोने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन कितने कार्बन है, 5 कार्बन की शुगर है पेंटोज हमने बात करी है। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5, ये 5 कार्बन हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया। तो आप इस पे गौर कर रहे हो कि ये 2 नंबर जो है यहाँ पे OH की जगह H है। जब भी मैं इसमें RNA पे बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला हम ट्राई करते हैं। तो कार्बन कितने हैं हमारे, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3, 10। और ऑक्सीजन कितनी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 ऑक्सीजन है दोस्तों। ये क्या होगी हमारी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज कैसी होती है, राइबोज की बना देते हैं हम स्ट्रक्चर यहाँ पे। ये ऑक्सीजन हो गया, कोने का रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को, यहाँ पे OH, H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH। यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे 2 नंबर कार्बन के ऊपर, फिर आपका H, फिर OH, H और CH2OH। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 नंबर कार्बन के ऊपर, यहाँ पे राइबोज शुगर के अंदर आप देख रहे हो क्या है, ऑक्सीजन है। और डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि 2 नंबर कार्बन पे से आपने एक ऑक्सीजन को हटा दिया है। और राइबोज शुगर के अंदर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कार्बन उतने ही हैं 5, हाइड्रोजन भी आपने नहीं हटाया उतनी ही है, और एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है और इसमें एक ऑक्सीजन कम है। ये डिफरेंस होता है। ये हो गई आपकी राइबोज शुगर। तो याद रखिएगा, राइबोज शुगर होती है दोस्तों किसमें, RNA के अंदर। डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है आपकी DNA के अंदर। अब आगे हम बात करते हैं फॉस्फेट के बारे में। तो सेकेंड कंपाउंड है हमारा दोस्तों फॉस्फेट, जो कि एक्वस मीडियम के अंदर जो है फॉस्फेट होता है। अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। एक्वस मीडियम में फॉस्फेट, अदरवाइज हम इसको बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। इसकी वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, वैलेंसी जो है वो 5 होती है, याद रखना है। तो इसकी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है। बीच में आप क्या करिए, यहाँ पे P लगा दीजिए और ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसकी वैलेंसी 5 होती है, तो सभी पे OH, OH और OH। तो ये कितनी होगी, 2, 3, 4, 5, 5 वैलेंसी इसकी पूरी होगी। तो ठीक है, और जब ये वाटर के अंदर होगा तो ये अपना एक एक हाइड्रोजन जो है लूज कर देगा इस तरीके से, O नेगेटिव, इस तरीके से इस पे O नेगेटिव, O नेगेटिव। डीएनए जो है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, और किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं हमारा। तीसरा कंपाउंड है हमारे पास में नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस ये क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। वाटर इनसोलुबल हेट्रो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों, ये वाटर इनसोलुबल हेट्रो
साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजनस बेस। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। जब दो साइकिल के अंदर दो अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको इस वर्ड यूज कर रहे हैं। हेट्रो एक जैसे हो तो हम होमोसाइक्लिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड है इसके अंदर? कार्बन एंड नाइट्रोजन, टू डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्यूरीन, दूसरा होता है हमारा पायरीमिडीन। पायरीमिडीन, दो तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। प्यूरीन जो होता है दोस्तों वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एडिनिन, दूसरा होता है आपका ग्वानिन। पायरीमिडीन तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थर्ड होता है आपका थाइमिन। इन सब की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो प्यूरीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ये याद रखना है, इसकी नंबरिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर के ऊपर आप देख रहे हो, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्यूरीन के केस में ये एडिनिन जाके इससे जुड़ेगा दोस्तों, ये जुड़ेगा शुगर से। तो शुगर, एडिनिन का कौन सा नंबर का नाइट्रोजन या कौन सा नंबर कंपाउंड शुगर के साथ में जो है बॉन्ड बनाता है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एडिनिन के या प्यूरिन के केस में 9 नंबर नाइट्रोजन जो है शुगर के साथ में बॉन्ड बनाता है। जब हम इसका कंप्लीट बनाएंगे, जब हम देख लेंगे, तो ये होगी स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी वैलेंसी पूरी करना चाहे तो वैलेंसी भी पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर जो है देख लीजिएगा। इसी तरीके से पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सारी स्ट्रक्चर बना ली है प्यूरिन्स की भी, पायरिमिडीन्स की भी। ये साइटोसिन है, ये यूरेसिल है और ये जो है थाइमिन है। ठीक है, जो पायरिमिडीन वाली स्ट्रक्चर है उसकी जो नंबरिंग है वो हमारी शुरू होती है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग आपको ध्यान करनी है। ये स्ट्रक्चर आप बार बार बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसका जो ये नंबर का नाइट्रोजन है, एक नंबर पायरिमिडीन का, वो जो है बॉन्ड बनाता है किसके साथ में? शुगर के साथ में, पेंटोस शुगर के साथ में। और जो प्यूरिन से उसका जो है 9 नंबर जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ में? शुगर के साथ में। इसकी ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपकी? पेंटामेरिक है, पेंटामेरिक। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है आपकी वो है हेक्सामेरिक। ठीक है दोस्तों, इसमें ओनली हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपने देखा प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स को।
अब देखना ये है कि कौन कौन से जो नाइट्रोजन बेस है वो डीएनए में होते हैं और कौन से आरएनए में होते हैं। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में होता है आपका ATCG और आरएनए में होता है ATAUCG, यानी कि टी की जगह पे क्या होता है, यू होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में दो डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। एक डिफरेंस हमने पढ़ा जो राइबोस शुगर है, डीएनए के केस में डीऑक्सी होती है और आरएनए के केस में राइबोस शुगर होती है। दूसरा एक नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में थाइमीन है और यूरेसी और आरएनए में क्या है, यूरेसिल है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास में तीनों कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, पेंटोस शुगर हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ लिए, फॉस्फेट को हमने देख लिया। अब इन तीनों कंपोनेंट को कंबाइन करके एक न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश करते हैं और एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं जिसके अंदर फॉस्फेट नहीं होता है। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो आप देखिएगा साथ साथ में। ये हमारी होगी राइबोस शुगर, OH H H H H OH H और CH2OH। नंबरिंग हम दे तो मैं रेड पेन से दे देता हूँ 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसके साथ में हम कंबाइन कर देते हैं कोई भी एक नाइट्रोजन बेस। फॉर एग्जांपल हम प्यूरीन ही कर रहे हैं। मैं पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। एक यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और एक H होता है। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है, फिर भी आपको पता है जैसे कि हमने पहले बनाया है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है 9 नंबर के ऊपर और ये यहाँ पे एक H है इसके साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक H और ये OH जो है यहाँ से एक H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और जो बॉन्ड बनेगा हमारा उससे हम क्या बोलेंगे, N जो है बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, N बीच में, तो बोल रहा है इसको हम बोल सकते हैं बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक कार्बोहाइड्रेट के बीच में बन रहा है, इसलिए हमने इसको ग्लाइको बोल दिया है। और N जो है यहाँ हमारा N के साथ में जुड़ रहा है, तो ये बीटा N ज़्यादा बेटर रहता है, बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसके साथ में हम फॉस्फेट को नहीं जोड़ते हैं। आपको पता है न्यूक्लियोसाइड मतलब इसमें फॉस्फेट नहीं होता, ओनली डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और एक हमारा एक नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, ये मान लो A है, कोई सा भी ले सकते हो आप। अब एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फॉस्फेट, ये हो गया नाइट्रोजन बेस, ये हो गया डीऑक्सी राइबोस शुगर। इन तीनों चीज़ों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो एक H2O निकल जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो दो H आपस में टकरा रहे हैं, एक ये 5 नंबर कार्बन, यहाँ से भी जो है एक H2O निकल जाएगा और जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में उसको हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डाई एस्टर नहीं, ये ओनली फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, इसके बीच में बन जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। तो ये जो O है आप देख रहे हो, ये जो O है ये डायरेक्टली इसके साथ में अटैच हो जाएगा। इसके केस में ये जो N है वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये जो हमारा क्या बन जाएगा, एक
न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरीके से आप सभी तरीके के न्यूक्लियोटाइड बना सकते हो। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये आपकी नाइट्रोजन, ये आपकी शुगर हो गई, और ये हो गया कोई एडेनिन हो गया, और इसके साथ में ये हो गया हो जाएगा। ये याद रखना है आपको दोस्तों कि इस फॉस्फेट को आप डायरेक्टली इससे इस कोने से न जोड़ दें, क्योंकि ये क्या है, ये 4 नंबर है और 5वां जो है हमारा यहाँ पे है। तो हमेशा इस तरीके से करके ही आप इसको जोड़ें। तो आगे अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी आप जानते हो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेटरी पावर है, हमें पावर देती है, इसी से ही हमारा सारा मैकेनिज्म चलता है, सारा मेटाबॉलिज्म चलता है। तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक दोस्तों क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और कई जगह पे आपने इसको पढ़ा है, एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमें जरूर देखनी चाहिए। तो किस तरीके से एटीपी की स्ट्रक्चर होगी, ये आपका शुगर हो जाएगा, एच, सॉरी यहाँ पे एच, एच ओ एच, एच सी एच टू। अब देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास में क्या था, ओ एच। तो यहीं पे आपका जो एक बेस है, कौन सा बेस है ये, एड एडेनिन जो बेस है, उसके साथ में बॉन्ड बना लेगी हमारी शुगर। तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे H2O एलिमिनेट हो जाएगा, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी कौन सी शुगर है, ये हमारा हो गया एडिनोसिन। इसे हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा कि एडिनिन क्या होता है, एडिनोसिन क्या होता है, एडिनाइलेट क्या होता है, इसी तरीके से ग्वानिन, ग्वानिनोसिन और ग्वानाइलेट क्या होता है। तो इसी तरीके से इसका पूरा वीडियो अलग से बना के दिखा दूंगा आपको एक टेबल की फॉर्म में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये तो जैसे हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, तो ये O हो गया और ये फॉस्फेट हो गया, OH। तो यहाँ पे ये एक H2O का एलिमिनेशन हुआ है यहीं पे भी, और एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया है। ठीक है, सेकंड दूसरा कौन सा था हमारा, दोबारा से क्या आ जाएगा, एक O आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, फिर एक O आ जाएगा, फॉस्फेट, OH और O नेगेटिव। सॉरी यहाँ पे OH नहीं आएगा, O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव। तो ये वाला जो बॉन्ड था, इसको हमने क्या बोला, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारी एक शुगर, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन बेस, और ये हो गए 3 फॉस्फेट, 1 2 3। दैट्स व्हाई वी कॉल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 इसके अंदर क्या जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। इसका जो बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इस पहले बॉन्ड की 3000 कैलोरी पर जूल, इसकी होती है हमारी 7300, और इसकी हमारी होती है 7300 कैलोरी पर मोल। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर होगी आपकी एटीपी की, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो एटीपी हम आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे डीऑक्सी क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एटीपी बोल रहे हैं हम इसको, और एटीपी ये आरएनए के केस में है। अगर हम इसको डीएटीपी लिखेंगे
यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये डीएनए के केस में आएगा जब हम इस पर डी एटीपी डी लगाएंगे। ठीक है, तो ये आरएनए के केस में था इसलिए यहाँ पे OH लगाया है। ये होगी हमारी स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर आपने देख ली कि किस तरीके से बनी थी, क्या क्या उसके अंदर इन्वॉल्व था। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में, जिस तरीके से बहुत सारे पेप्टाइड्स, छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड बना लेते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड्स। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसको हम क्या लिखते हैं, कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर न्यूक्लियोटाइड। मैं एनटीडी लिख रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, सेकेंड 5 प्राइम फॉस्फेट, 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड 3 प्राइम OH ऑफ ए सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड होगा, मतलब फॉस्फेट होगा, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH होगा। ये आपस में जुड़ेंगे तब जाके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमारे पास में आएगी। डूरिंग दिस प्रोसेस एक H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा, एक H2O बाहर निकल जाएगी। और तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि फॉर्मिंग ए फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, एक फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड इन दोनों के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेगा, तब जाके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH होगा। ठीक है, एक H2O निकल जाएगा और फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेगा। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, कि किस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो दोस्तों ये है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। ठीक है, मैं समझता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। हमारी चारगाफ रूल है, डीएनए की डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो कॉइल होता है, कौन कौन से उसके अंदर बेसिस किस तरीके से अरेंज होने चाहिए। तो इसमें मैं सेकंड वीडियो में पार्ट सेकंड में समझाऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बन रहा है। ये एक आपको पता है कि एक हमारा क्या था, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है और एक ये न्यूक्लियोटाइड है। ये ग्वानिन है, एडेनिन है, ये थाइमिन के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 नंबर के ऊपर फॉस्फेट है, 3 नंबर जो है OH इसका यहाँ पे खाली था। ठीक है, इसका 3 नंबर खाली था और इसका जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है 5 नंबर के ऊपर, आप ये देख रहे हो, ये आमने सामने आ चुके हैं। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, एक H2O एलिमिनेट हो जाएगा और ये और जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड बना लेगा किसके साथ में, इसके साथ में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो इसका 3 प्राइम खाली है, इसका 5 प्राइम खाली है। जैसे कि मैंने बताया था 5 प्राइम और 3 प्राइम या 3 प्राइम या 5 प्राइम के बीच में ही क्या होगी दोस्तों, बॉन्डिंग होगी। इसका देखो आप 3 प्राइम खाली था, इसके 5 प्राइम का OH खाली था, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे देखिए आप 3 प्राइम खाली है, इसके 5 प्राइम के यहाँ पे OH खाली है, तो एक H2O और निकल जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, फॉस्फो डाई एस्टर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक देखिए, एक यहाँ पे हमने फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनाया था, एक ये यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 2 एस्टर बॉन्ड जो बने हैं और 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। एक ये दूसरा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए इसका 3 प्राइम खाली है, आगे हमारे पास में कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है। तो यहाँ पे ये वाले एंड पे देखिए, ये 5 प्राइम खाली है, इसका 5 प्राइम, और इसका 3 प्राइम खाली है। 3 प्राइम आगे किसी से नहीं जुड़ रहा है। तो इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो है दोस्तों
चेन बन जाएगी आपका। यहाँ पे 5 प्राइम एंड खाली हो जाएगा और यहाँ पे एक 3 प्राइम एंड खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चारगाफ रूल की बात करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे और बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए किस तरीके के टाइप होते हैं वो बात करेंगे। जुड़े रहिए, इसी तरीके से लगातार वीडियो आपके पास में आते रहेंगे। धन्यवाद।